आज की यह मैथ पेडागोजी की क्लास आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाली है। आज इस क्लास में हम मैथ पेडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से कहा गया है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं। तो मेरे भाई, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को गणित की मूल संकल्पनाओं को समझने में कठिनाई होती है, लेकिन यदि व्यवहारिक उपकरणों की सहायता से उनको समझाया जाता है तो छात्र बहुत आसानी से समझ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं व्यवहारिक उपकरणों का जो महत्व है वो प्राथमिक स्तर पर मूल गणितीय संकल्पना को समझने में होता है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। क्लियर? चलिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो गणित की प्रकृति है वो मूलतः अमूर्त है ना। अगला देखिए, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए, प्राथमिक स्तर पर माप संदर्भ पढ़ाने की बात हो रही है। तो देखिए, यदि आप टीचर हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों को आप प्रमाणिक मापों का उपयोग करना बताएंगे। इसके बाद क्या है, प्रमाणिक मापों का उपयोग करना बताएंगे। इससे क्या होगा, बच्चों को जो मापन में त्रुटियां हो रही हैं उनका पता चलेगा और इसके साथ साथ क्या है, प्रमाणिक माप का महत्व भी बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले अप्रमाणिक मापों का उपयोग, उसके बाद प्रमाणिक मापों का उपयोग, अर्थात प्रमाणिक मापों का जो उपयोग है अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। और जिन लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए, अगला है उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर है। बिल्कुल इसको भाई फ्री दिमाग में समझें, बहुत आसान भाषा में समझाने वाला हूं। देखिए, जो उपलब्धि परीक्षण है इसके द्वारा हम क्या पता चलते हैं कि विद्यार्थी ने कितना सीखा। क्या पता करते हैं इसके द्वारा हम कि आखिर विद्यार्थी ने कितना सीखा है। और नैदानिक परीक्षण के द्वारा हम पता करते हैं कि विद्यार्थियों को सीखने में कौन कौन सी कठिनाइयां आई हुई हैं उनकी हम जानकारी पता करते हैं। तो हम कह सकते हैं इसका जो उद्देश्य है वो कुछ है, इसका उद्देश्य अलग है, अर्थात दोनों में क्या है, अंतर उद्देश्यों का होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? चलिए, इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। और यहाँ पर साथियों आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार मिलेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है जियो बोर्ड के शिक्षण की। तो मेरे भाई, जियो बोर्ड के द्वारा ज्यामितियां, आकृतियां और उनकी विशेषता आदि का शिक्षण करने में यूज किया जाता है। जैसे हम बात करें आयत के शिक्षण में इसका यूज होता है। ठीक है, त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ भैया चला जाएगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। छोटे बच्चों में गणितीय विचार निम्न क्रम में विकसित किए जा सकते हैं। देखिए, आपको छोटे बच्चों में गणितीय विचार विकसित करना है तो कैसे करेंगे। मैं आपको हर बार बोलता हूं जो गणित की प्रकृति है वो मूलतः कैसी है, अमूर्त है। यदि मान लो आपको समझाना है बच्चे को कि गोले के बारे में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप उसे एक गोला लाकर बताएंगे, भैया गोला इस तरह से होता है। फिर ठीक है, फिर आप उसको गोले का चित्र बनाकर दिखाएंगे। फिर आपको क्या है, गोले को संकेत के माध्यम से बच्चे को बताएंगे। मतलब सबसे पहले आप क्या करेंगे, बच्चों को ठोस वस्तुएं दिखाकर समझाएंगे जिससे बच्चा उसे क्या है, समझ जाएगा कि इसका आकार ऐसे होता है। फिर आप उसको चित्र के माध्यम से समझाएंगे, फिर संकेत के माध्यम से। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ भैया चला जाएगा। क्लियर हुआ ना सभी को? चलिए, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सलमान ऋण 3 ऋण 4 बराबर +7 लिखता है। इस त्रुटि का क्या रीजन हो सकता है।
अब यहाँ पर देखें आप, ऋण 3 ऋण 4 बराबर ऋण 7 आना चाहिए, लेकिन उसने क्या किया, यहाँ पर धन का चिन्ह लगा लिया। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हुआ क्या है, पूर्णांकों का योगफल हो रहा है, लेकिन उसने क्या है, चिन्ह यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पर सलमान को जो पूर्णांकों का योगफल है उसकी जो संकल्पना है वो स्पष्ट रूप से नहीं है, इसलिए वो ऐसी गलती कर रहा है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसमें देखिए ऑप्शन बी में गुणनफल की बात हुई थी, भैया गुणा तो यहाँ पर हुआ नहीं है, लापरवाह है, नहीं हुआ है, ठीक है। और अभ्यास से क्या हो जाएगा भाई, पहले आपको संकल्पना समझनी होगी, उसके बाद आपको अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर। गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों को समझना अधिगम के किस उद्देश्य की पूर्ति है। संकल्पना और सिद्धांतों को समझने की यहाँ पर बात हो रही है, तो भैया ये अवबोधन उद्देश्य की पूर्ति है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और आप लोग उन्हें गलती कराते हैं, लेकिन मेरे भाई अब आप गलती नहीं करोगे, इतना मुझे विश्वास है। चलिए अगला है, कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए कक्षा 1 और 2 की बात हो रही है गणित शिक्षण की, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकल किया जाना चाहिए। आप सोच रहे हो समाकल का मतलब क्या है, तो घबराइए भैया मत। समाकल का मतलब है अन्य विषयों में गणित का प्रयोग करना चाहिए, ये यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। जो गणित है उसका अन्य विषयों में यूज करना चाहिए कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर। कहा गया है गणित शिक्षण के लिए सबसे प्रभावी सहायक सामग्री कौन सी है। देखिए गणित शिक्षण में सबसे प्रभावी सहायक सामग्री कौन सी होगी, इन ऑप्शन में देखें आप, श्रव्य, चाक एवं बातचीत, इनमें से कोई नहीं, या फिर दृश्य। तो भैया यहाँ पर क्या होगा, दृश्य होगा। क्या होगा, दृश्य सामग्री, जो दृश्य सहायक सामग्री है ये सबसे प्रभावी होगी गणित शिक्षण में। यदि इस जगह पर लिखा होता श्याम पाठ तो हम श्याम पाठ को सिलेक्ट करते, ठीक है, या तो श्याम पाठ या फिर दृश्य, है ना। चलिए इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु आवश्यकता होती है। यदि आपको आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो बताइए आपको किसकी आवश्यकता होगी। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले आपको आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उस आयत की आकृति के बारे में पता होना चाहिए कि आयत की आकृति किस तरह से होती है। उसके बारे में जो अवधारणा है, जो समझ है, वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको हल करने की प्रक्रिया का ज्ञान होना चाहिए कि आप इसे कैसे हल करेंगे। तो हम कह सकते हैं इसमें आपको प्रक्रियात्मक ज्ञान और अवधारणात्मक ज्ञान, इन दोनों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। क्लियर। चलिए अगला है, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है। देखिए संख्याओं और परिकलन में यहाँ पर समस्या हो रही है, तो आपको पता है, आपने पढ़ा होगा लर्निंग डिसेबिलिटी में पढ़ा होगा आपने कि यदि किसी बच्चे को गणना संबंधित या गणित में कोई गणना करने में परेशानी हो रही है तो वो कहलाएगा डिसकैलकुलिया। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। और यदि किसी को लेखन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो डिस्ग्राफिया कहलाएगा, ठीक है। पठन अक्षमता क्या कहलाएगी, डिसलेक्सिया कहलाएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान हैं जैसे कि 3/5 और 3/7, यहाँ पर आप देखिए ऊपर वाली संख्या क्या होती, अंश होती, यहाँ पर एक समान है। रोहित की प्रतिक्रिया थी, चूंकि अंश समान हैं और 7 5 से बड़ा है, अर्थात 3/7 3/5 से बड़ा है। यह बताता है कि, अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या है, अंश क्या है, समान है, लेकिन जो रोहित बोल रहा है कि 7 5 से बड़ा है,
अर्थात 3/7 3/5 से बड़ा है, ये उल्टा बता रहा है यहाँ पर 3/5 बड़ा है 3/7 से। लेकिन रोहित ऐसा कर क्यों रहा है आपको ये बताना है। रोहित भैया ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखिए चाहे हम हो या फिर आप हो, यदि आपको किसी विषय के बारे में जो अवधारणा है वो पता ही नहीं है, वो पूरी पता नहीं है, आधी अधूरी पता है, तो आप गलती तो करेंगे, है ना। चलिए अगला है, सिद्ध कीजिए कि ऐसी कोई भी परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग 2 है। देखिए मेरे भाई, आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा इस तरह के, जब यदि आपको इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उन्हें सिद्ध करना पड़ा होता था तो आप उसे उल्टा मानकर चलते थे। जैसे यहां पर हम क्या मानकर चलेंगे कि ऐसी कोई परिमेय संख्या है जिसका वर्ग 2 है, फिर इसको हम क्या है गलत साबित कर देंगे तो क्या है हमारा परिमेय सिद्ध हो जाता था। अर्थात इसमें हम विरोध के द्वारा उत्पत्ति करते थे। यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा, विरोध द्वारा उत्पत्ति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, कक्षा में एक छात्र बोलने में कठिनाई महसूस करता है, स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए आप उसे कैसे प्रोत्साहित करेंगे। एक बात आप लोग ध्यान रखना, बच्चे को जो समस्या हो रही है आपको उसी का निदान करना है। ऐसा नहीं कि आपको बुखार है और आपकी दवाई हो रही है पेट दर्द की, ऐसा नहीं। बुखार है तो बुखार का इलाज होगा, पेट में प्रॉब्लम है तो पेट का इलाज होगा, सिर में दर्द है तो सिर का इलाज होगा, है ना। ऐसा ही यहां पर होना है। बच्चे को क्या है बोलने में कठिनाई हो रही है तो आप क्या करेंगे भैया, बताएंगे आप लोग। हम क्या करेंगे, ऐसे खेलों का आयोजन करेंगे जिसमें बच्चा बोलना पसंद करेगा। ठीक है, तो बच्चे के अंदर जो झिझक है वो धीरे धीरे क्या है समाप्त हो जाएगी और बच्चा क्या है जो बोलने में कठिनाई महसूस हो रहा है कर रहा है वो भी ठीक हो जाएगी, है ना। चलिए इसके बाद आते हैं भैया हम प्रश्न क्रमांक 15 पर। एक छात्र x वर्ग गुणित x घन बराबर x⁶ लिखता है। इससे पता चलता है कि उसे, अब यहां पर देखें यहां पर क्या है x वर्ग गुणित x के ऊपर यहां पर 3 की घात यहां पर 2 की घात है, तो बराबर में क्या है x के ऊपर जो दोनों घातें जुड़ जाएंगी, मतलब x के ऊपर 5 की घात आना चाहिए, लेकिन यहां पर x के ऊपर 6 घात लिखा हुआ है जो कि गलत है। अर्थात हम कह सकते हैं यहां पर कि बच्चे को चर के गुणांक की जो अवधारणा है वो स्पष्ट नहीं है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। यदि अवधारणा स्पष्ट नहीं है तभी इस तरह की गलतियां होती हैं, है ना। चलिए इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। एक शिक्षक आधार और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूं, इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है, बताएं आप लोग। एक काम करता हूं भाई, मैंने बहुत दिन से आपको होमवर्क नहीं दिया है ना, तो आप लोगों को इसका आंसर भैया हमें कमेंट बॉक्स में देना है। मैं देखूं भी तो आप लोगों की जो तैयारी है वो सही है कि या फिर नहीं है, तो आपको इसका आंसर देना है प्रश्न क्रमांक 16 का। ठीक है, मैं बाद में इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है, कल कर दूंगा। ठीक है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर दे देना। कक्षा 2 के शिक्षार्थियों को सरल आकृतियों, उनके लंबे और किनारों को परिचय कराने का सर्वोत्तम उपकरण क्या है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था, चाहे वो कक्षा 1 हो चाहे कक्षा 2 हो, उनको यदि आपको आकृतियों से परिचित कराना है, जैसे आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, तो इसके लिए भैया सर्वोत्तम उपकरण कौन सा होगा, जियो बोर्ड होगा। मैं आपको बता चुका हूं पहले भाई, ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर होगा। अगला है 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है।
अब देखिए यहां पर आपको दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को समझाना है बच्चों को। तो सबसे अच्छा क्या होगा, ग्राफ पेपर होगा, इसमें बच्चे आसानी से समझ जाएंगे दशमलव संख्याओं को। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 19 पर। अनिल सभी प्रश्नों के मौखिक उत्तर तो दे देता है, परंतु जब समस्या का हल लिखता है तो गलतियां करता है। उसके लेखन में गलतियों को हटाने के लिए हेतु निम्नलिखित में से कौन सी उपचारात्मक विधि सर्वश्रेष्ठ है। देखिए मौखिक उत्तर वो देता है सही, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब वो लिखता है तो क्या है, गलतियां कर देता है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे सवाल देंगे भैया उसे जो क्या है आधे हल हो और आधा हल ना हो, तो वहां पर वो लिख देगा, है ना। मतलब जैसे खाली स्थान होते हैं उस तरह से आप उनको सवाल देंगे, है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में कहा गया है उसे ऐसे कार्य पत्रक देकर रिक्त स्थान भरने को कहना चाहिए जो जिसमें आंशिक रूप से समस्याएं हल की गई हों। ठीक है, ये यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग खाली स्थान में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। देखिए यहां पर ध्यान रखिएगा, सहायता नहीं करता ये यहां पर बात की गई है, तो ध्यान रखिएगा शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने में क्या है, देखिए बात को समझना, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने में सहायता नहीं करता है। ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।